प्रिय विद्यार्थियों, आज आपका जीनियस एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार गुप्ता आज आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द शक्ति का जो टॉपिक है उसकी जानकारी आज आपको मैं प्रदान करूंगा। देखिए, शब्द शक्ति का शाब्दिक अर्थ, शब्द शक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द में निहित अर्थ को जिस शक्ति के द्वारा पहचाना जाता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो शब्द अर्थ युक्त होता है उसके अर्थ को किसी न किसी शक्ति के द्वारा, किसी न किसी माध्यम के द्वारा उसको पहचाना जाता है, उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक वाचक, नंबर दो लक्षक और नंबर तीन व्यंजक। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार? तीन प्रकार होते हैं, वाचक, लक्षक, व्यंजक। वाचक जो होता है, इस वाचक का मतलब क्या है? सबसे पहले अपन इस वाचक को समझेंगे। वाचक जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का सीधा अर्थ ग्रहण होता है, सीधा अर्थ ग्रहण होता है, तो उसे मुख्यार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मुख्यार्थ कहते हैं। और इसे ही वाचक कहा जाता है। वाचक से निकलने वाले अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्यार्थ कहते हैं। देखो, वाचक वाचक किसे कहते हैं? वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का जो सीधा अर्थ, सीधा अर्थ का मतलब होता है जो अर्थ उसका प्रचलन में है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे पानी। अब पानी का जो सीधा अर्थ वो जल से है। पानी का सीधा अर्थ किससे है? जल से लिया जाता है। तो ये जो जल है, ये इसका क्या हो गया? वाचक हो गया। या इसको अपन कहते हैं मुख्यार्थ, या इसको अपन कहते हैं प्रचलित अर्थ, या इसे अपन कहते हैं सांकेतिक अर्थ। क्या कहते हैं इसको? सांकेतिक अर्थ। तो वाचक क्या हुआ कि जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का सीधा अर्थ ग्रहण होता है तो उसको
उसको अपन क्या कहेंगे, मुख्यार्थ कहेंगे, और इसे ही वाचक कहते हैं, और वाचक से जो निकलने वाला अर्थ होता है उसको वाच्यार्थ कहते हैं। इसके बाद जैसे अपन बात करें, इसके बाद आता है आपका वाचक के बाद आता है, वाचक के बाद जो इसका अर्थ आएगा दूसरा आता है लक्षक। लक्षक जब वक्ता द्वारा बोले गए शब्द के मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो तो शब्द के लक्षण के आधार पर ग्रहण अर्थ लक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लक्षक। लक्षक से निकलने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं, लक्ष्यार्थ कहते हैं। देखिए क्या कहा, लक्षक क्या होता है, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द के मुख्यार्थ में, मुख्यार्थ मतलब जो उसका प्रचलित अर्थ है, जो उसका सांकेतिक अर्थ है, या जो उसका मुख्यार्थ है, उसको अगर ग्रहण करने में बाधा आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम उस शब्द के लक्षण के, लक्षण उसकी जो विशेषता है, जो उसके गुण है, उसके आधार पर जब अर्थ ग्रहण किया जाता है तो उसको लक्षक कहते हैं, और लक्षक से जो निकलने वाला अर्थ होता है उसको लक्ष्यार्थ कहा जाता है। जैसे आता है, मैं राजस्थानी हूं, मैं राजस्थानी हूं। अब यहां पर जो राजस्थानी है, ये जो राजस्थानी शब्द है, ये राजस्थानी शब्द जो है, अब यहां मैं राजस्थानी हूं तो यहां पर क्या हो रहा है कि इस राजस्थानी शब्द का जो अर्थ है वो है राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति। ये इसका क्या है, ये इसके लक्षण के आधार पर हमने इस अर्थ को ग्रहण किया है, क्योंकि जहां ये कहा कि मैं राजस्थानी हूं तो यहां पर राजस्थानी का मतलब क्या है भाई, हम किसी भी व्यक्ति को जिसे कहा कि भाई मैं राजस्थानी हूं तो मैं राजस्थानी हूं, इसका मतलब क्या है, ये कैसे पता लगा कि मैं राजस्थानी हूं, मेरी बोली भाषा, मेरे जो है मेरी बोली भाषा से, मेरे व्यवहार से, मेरी संस्कृति से ये विदित हुआ कि मैं राजस्थानी हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस राजस्थानी शब्द का जो हमने अर्थ ग्रहण किया है वो इसके लक्षण के आधार पर हमने किया राजस्थान की संस्कृति। तो इसलिए यहां पर हम कहते हैं कि लक्षण क्या होता है, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द में मुख्यार्थ को ग्रहण करने में जब बाधा आती है तो लक्षण के आधार पर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है उसको लक्षक कहते हैं, और लक्षक से निकलने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं। तीसरा जो अर्थ आता है यहां पर, तीसरा जो व्यंजक आता है, अब देखिए व्यंजक के बारे में क्या है, तीसरे पर बात करें व्यंजक। तीसरा शब्द आता है व्यंजक। व्यंजक क्या होता है, देखो, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द
वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का अर्थ ग्रहण करते समय न तो मुख्यार्थ की प्राप्ति हो और न ही लक्ष्यार्थ की प्राप्ति हो, अपितु किसी अन्य अर्थ या विशेष अर्थ की कल्पना की जाती हो तो उसे व्यंजक कहते हैं। इससे निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। देखना, व्यंजक क्या है कि जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का अर्थ ग्रहण करते समय हमें न तो मुख्यार्थ की प्राप्ति हो और न ही हमको लक्ष्यार्थ की प्राप्ति हो। कहने का तात्पर्य है कि मुख्यार्थ भी नहीं मिल रहा है और हमें लक्ष्यार्थ भी नहीं मिल रहा है, बल्कि हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें किसी अन्य अर्थ या विशेष अर्थ की कल्पना करनी पड़ रही हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां व्यंजक होता है। और व्यंजक से निकलने वाले अर्थ को क्या कहते हैं, उसको व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अर्थ के आधार पर हमने भी पढ़ा कि अर्थ के आधार पर तीन प्रकार के जो है शब्द हो गए, वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक का मतलब होता है मुख्यार्थ की प्राप्ति। लक्षक का मतलब होता है लक्ष्यार्थ की प्राप्ति और व्यंजक का मतलब होता है व्यंग्यार्थ की प्राप्ति। तो ये तीन जो है अपने शब्द पढ़े जो कि अर्थ के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं। अब देखिए, इसे जानने के बाद अब अपना जो टॉपिक है वो तो है शब्द शक्ति। अभी तो अपन ने पढ़ा है शब्द के बारे में कि शब्द क्या है, अपन ने जो है अर्थ के आधार पर तीन प्रकार के जो है शब्दों को पढ़ा। अब यहां पर क्या आता है कि शब्द विभाजन व अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति के तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, जिसमें आता है नंबर 1 अभिधा शब्द शक्ति, नंबर 2 आता है लक्षणा शब्द शक्ति और नंबर 3 आती है व्यंजना शब्द शक्ति। अब देखिए, अपना मूल जो विषय है वो ये है कि अपने जो सब्जेक्ट में, अपने सिलेबस में शब्द शक्ति का जो टॉपिक है उसके अंदर क्या है कि अपने को ये तीन शब्द शक्ति को पढ़ना है और पढ़ना, इनको समझना भी है, क्योंकि अपने जो है एग्जाम के अंतर्गत जो शब्द शक्ति होती है उसके दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपसे क्या करेगा वो कि आपको शब्द शक्ति को परिभाषित करा लेगा और उदाहरण
वो तो अपना फिर भी एक सिंपल मेथड है, क्योंकि उसमें तो अपन क्या करेंगे, अपन उसकी जो है परिभाषा को याद कर लेंगे और उसके एक दो उदाहरण याद कर लेंगे और वो अपन लिख सकते हैं। बात यह आती है कि परिभाषा को रखना नहीं है, हमें उस परिभाषा को समझना भी है, क्योंकि जो दूसरा जो प्रकार है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, वो क्या होता है, वो आपको कोई भी एक वाक्य दे देगा और अब आपसे ये कहेगा कि निम्नलिखित वाक्य के अंतर्गत शब्द शक्ति को पहचानते हुए परिभाषित कीजिए। तो उसके अंदर क्या होता है, अपने को शब्द शक्ति समझ में आनी चाहिए, उसकी परिभाषा अपने को समझ में आनी चाहिए, तभी अपन उसका जो है पहचान कर पाएंगे और एक सही अपन उसके जो है जवाब दे पाएंगे। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपकी पहचान सही है, तो पहचान अगर सही है तो आपकी परिभाषा भी सही होगी, तो उसमें आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए शब्द शक्ति तो है अभिधा और आप उसमें पहचान रहे हो लक्षणा और परिभाषा भी आप लक्षणा की लिख रहे हो, जो कि राइट आंसर में आपका आना चाहिए अभिधा, तो वो आपका जो है क्वेश्चन पूरी तरह गलत हो जाएगा। वो आपको उसमें 1/4 अंक भी नहीं देगा, वो तो पूरा जो है क्रॉस करके 0 अंक दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, जो चीज पूछी गई है उसका जवाब नहीं है, जो नहीं पूछ रहे हैं वो जवाब में हम लिख रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि शब्द शक्ति को पहचानना जरूरी है। अभी तक तो मैं आपको यहां लेकर आया कि शब्द शक्ति क्या है, मैं अभी तक उस स्थिति में लेकर आया। अभी मैंने आपको शब्दों का विभाजन बताया कि शब्द विभाजन क्या है, अर्थ के आधार पर शब्दों का मैंने विभाजन आपको समझाया कि शब्द 3 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर, एक वाचक होता है, दूसरा लक्षक होता है और तीसरा व्यंजक होता है। अगर आपने वाचक, लक्षक और व्यंजक इन तीनों को यदि समझ लिया तो ये तीनों शब्द शक्ति आपको समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पहचान अपने को उसी आधार पर करनी है। पहचान तो आपको वाचक और लक्षक और व्यंजक के आधार पर ही करनी है। तो इसलिए मैंने आपको बताया वाचक क्या होता है। फिर एक बार मैं आपको जो है उसको दोबारा से उसका दोहरान कर देता हूं। वाचक का मतलब होता है जो शब्द का मुख्यार्थ होता है। मुख्यार्थ मतलब उसका सीधा अर्थ। अब कोई भी शब्द ले लीजिए, कोई भी आप शब्द ले लीजिए, तो शब्द का कोई ना कोई रूढ़ अर्थ होता है, शब्द का कोई ना कोई जो है उसका प्रचलित अर्थ होता है, जिसके लिए वो शब्द को उसके अंदर वो अर्थ प्रचलित में आता है। तो यदि हमें प्रचलित अर्थ मिल रहा है उसको अपन कहते हैं सीधा अर्थ। प्रचलित अर्थ मिल रहा है यानी कोई भी अपने सामने कोई भी वाक्य आया और उस वाक्य को हमने तुरंत प्रभाव से शीघ्र ही उसका अर्थ अगर हम समझ गए, इसका मतलब वहां पर वाचक है। और अगर मान लीजिए आपने शब्द को पढ़ा और शब्द का आपको अर्थ वाक्य के अनुकूल वहां सीधा नहीं मिल रहा है, आपको शब्द में निहित लक्षण के आधार पर संबंधित अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है, तो उसे कहते हैं लक्षण। और तीसरी बात आती है कि जब आपको मान लीजिए कोई शब्द सुना और शब्द को सुनने पर आपको ना वाचक यानी ना तो आपको मुख्य अर्थ मिला, सीधा अर्थ भी नहीं मिल रहा है, लक्षण के आधार पर भी आपको अर्थ की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आप उसका कोई तीसरा अर्थ निकाल रहे हैं, आप उसमें किसी अन्य अर्थ की कल्पना कर रहे हैं। तो वो स्थिति क्या कहलाती है? वो स्थिति व्यंजक कहलाती है। तीनों को मैंने आपको बताया। वाचक से जो निकलने वाला अर्थ होता है उसको वाच्यार्थ कहते हैं, लक्षक से निकलने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं और व्यंजक से निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। अब शब्द विभाजन और अर्थ के आधार पर जो शब्द शक्ति है वो 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। सबसे पहले अपन बात करते हैं अभिधा। अभिधा क्या होती है? देखो इसकी परिभाषा क्या है अभिधा। इसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूं कि जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का मुख्यार्थ या प्रचलित अर्थ या सांकेतिक अर्थ प्राप्त होता है
कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं और अभिधा से निकलने वाले अर्थ को अभिधेयार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिधेयार्थ। जैसे अब अपन इसको एक बार उदाहरण मैं आपको लिखता हूं। जैसे किसान फसल काट रहा है। जैसे जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जैसे प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देखिए बाबू, अभी मैंने अभिधा में क्या कहा कि जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का मुख्यार्थ या प्रचलित अर्थ या सांकेतिक अर्थ प्राप्त होता है तो इस अर्थ को प्राप्त कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और अभिधा से निकलने वाले अर्थ को अभिधेयार्थ कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा है कि जहां वाचक होता है वहां पर अभिधा होती है। जो मैंने आज आपको शब्द जो है विभाजन समझाया था तो इससे यही अर्थ निकल कर आया। क्योंकि वाचक का मतलब अपन ने क्या पढ़ा? वाचक का मतलब क्या पढ़ा था? वाचक का मतलब पढ़ा था सीधा अर्थ प्राप्त कराने वाला, यानी जो सीधा अर्थ निकलता है, जो मुख्यार्थ निकलता है, जो प्रचलित अर्थ निकलता है, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको वाचक कहते हैं। और वाचक का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अब देखिए आप, किसान फसल काट रहा है, ये सीधा अर्थ समझ में आ रहा है। इसमें हमें कहीं कोई जो है विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमें सीधा अर्थ समझ में आ रहा है, किसान फसल काट रहा है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो ये भी अपने को सीधा अर्थ समझ में आ रहा है। इसमें कहीं कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने को सीधा अर्थ मिल रहा है, ये विदित है, ये प्रचलित अर्थ है, ऐसा प्रचलन में है। जैसे मैंने कहा कि प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो ये जो उक्ति है या ये जो वाक्य है इसका हमें सीधा अर्थ ग्रहण हो रहा है। इसमें भी अपने को कहीं कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभिधा जो शब्द शक्ति होती है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जो है वाचक की प्राप्ति होती है। अभिधा शब्द शक्ति किसको कहते हैं? कि जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का हमें मुख्यार्थ, प्रचलित अर्थ या उसका सांकेतिक अर्थ प्राप्त होता है तो इस अर्थ को प्राप्त कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो ये तो आपका हो गया अभिधा। अब इसके बाद में अपन दूसरी जो शब्द शक्ति है, अभिधा के बाद जो दूसरी शब्द शक्ति है जिसका नाम है लक्षणा शब्द शक्ति। अब अपन उस लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में बात करेंगे। देखिए अब आता है लक्षणा शब्द शक्ति। देखिए लक्षण शब्द शक्ति क्या होती है? मैं भी आपको जैसे परिभाषा लिख रहा हूं, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द के मुख्यार्थ को प्राप्त
करने में बाधा आ रही हो तो शब्द के लक्षण के आधार पर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उसे प्राप्त कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और लक्षणा से निकलने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं। देखिए क्या कहा इन्होंने कि लक्षणा शब्द शक्ति कब होती है? जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द के मुख्यार्थ को प्राप्त करने में क्या आ रही हो? बाधा आ रही है। इसका मतलब है कि जब कोई भी शब्द आपने जो है वाक्य के अंदर सुना और सुनकर के यदि आपको उसमें मुख्यार्थ नहीं मिल रहा है, मुख्यार्थ को प्राप्त करने में आपको अगर परेशानी आ रही है, तो हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेज अपनी क्या है? भाई फर्स्ट स्टेज है। कोई भी अपन वाक्य जब सुनते हैं, किसी भी वाक्य को सुनते समय अपनी पहली प्राथमिकता क्या होती है? उससे सीधा अर्थ प्राप्त करना। अगर हमें उससे सीधा अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर अपन क्या करेंगे? जो सेकंड स्टेज है वो है उसके लक्षण को ध्यान में करना कि जो शब्द यहाँ पर आया है उसका लक्षण देखिए कि उसका लक्षण क्या है। वो लक्षण के आधार पर अपन उसकी अर्थ की प्राप्ति करते हैं। तो वही बात यहाँ पर आ रही है कि जब वक्ता द्वारा बोले गए शब्द के मुख्यार्थ को प्राप्त करने में अगर बाधा आ रही हो तो शब्द के लक्षण के आधार पर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे प्राप्त कराने वाली शक्ति को हम क्या कहेंगे? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और लक्षणा से निकलने वाले जो अर्थ है उसको कहते हैं लक्ष्यार्थ। इसका मतलब है कि सीधा सा अर्थ अपने को यह समझ में आ रहा है कि जहां लक्षक होता है वहां लक्षण होती है। भाई जैसे अपन ने पढ़ा कि जहां वाचक होता है वहां अभिधा होती है और जहां लक्षक होता है वहां पर क्या होती है? लक्षणा होती है। अब क्या होता है? देखो जो लक्षणा है तो लक्ष्यार्थ जो होता है, लक्ष्यार्थ का बोध दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। ये जो लक्ष्यार्थ है ये अपने को कितने प्रकार से मिलता है? ये अपने को दो प्रकार से मिलता है। एक तो मिलता है अपने को रूढ़ी। एक तो किसके आधार पर प्राप्ति होती है? रूढ़ी के आधार पर। और दूसरी होती है, इसका दूसरा प्रकार है प्रयोजन। दोनों को समझना। लक्ष्यार्थ की प्राप्ति किनके आधार पर होती है? दो आधार पर होती है। एक तो लक्ष्यार्थ मिलता है रूढ़ी के आधार पर, एक हमें लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होती है प्रयोजन के आधार पर। तो इससे विदित हो गया, इस बात से सिद्ध हो गया कि जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसके भी कितने भेद? दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर एक क्या है? नंबर एक आता है रूढ़ी लक्षणा और नंबर दो प्रयोजन वती लक्षणा। नंबर एक तो क्या हो गई? रूढ़ी लक्षणा और नंबर दो क्या हो गई? प्रयोजनवती लक्षणा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं रूढ़ी लक्षणा की। रूढ़ी का मतलब क्या होता है? रूढ़ी का मतलब होता है परंपरा। जो चीज
प्रचलन में आ रही है उसको अपन रूढ़ी कहते हैं, उसको परंपरा कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द के लक्ष्यार्थ की प्राप्ति रूढ़ी या परंपरा के आधार पर हो तो वह रूढ़ी लक्षणा होती है। देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे उदाहरण से समझेंगे इस चीज को। जैसे क्या है, जैसे जैसे राजस्थान जाग उठा, जैसे आता है राजस्थान जाग उठा। अब देखिए आप इसका मतलब क्या है, अब देखो राजस्थान जाग उठा। अब अपन जब इस वाक्य को पढ़ते हैं तो अपने को इसका सीधा अर्थ नहीं मिलता, अपने दिमाग में आती है कि भाई राजस्थान का क्या जागना क्या सोना, क्योंकि राजस्थान का एक भूभाग है, वो तो एक तरह से निर्जीव स्थिति में है, वो न जागता है न सोता है। तो राजस्थान जाग उठा हमें इसका सीधा अर्थ नहीं मिल रहा है, इसमें मुख्यार्थ नहीं मिल रहा है। मुख्यार्थ में हमको बाधा उत्पन्न हो रही है, मुख्यार्थ में क्या हो रही है, एक बाधा उत्पन्न हो रही है। तो अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो राजस्थान है इसका लक्षण दिया, और इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण है राजस्थान के लोग, राजस्थान के लोग। तो ये जो आपने अर्थ लिया है ये क्या है, ये राजस्थान का मतलब ये उसका प्रचलित, ये उसका रूढ़ अर्थ है। ऐसा एक परंपरा है कि राजस्थान जाग उठा, इसका मतलब है कि राजस्थान के लोग, राजस्थान के निवासी क्या हो गए हैं, जाग उठे। जैसे अपन कहते हैं, दूसरा एक जो है इसका दूसरा एक उदाहरण आपको बताता हूं। जैसे अभी आप दूसरा इसका उदाहरण लेंगे, दूसरा इसका विषय आता है जैसे आता है कश्मीर रक्त में डूब रहा है। अब यहां जो कश्मीर है, कश्मीर रक्त में डूब रहा है, तो यहां पर भी जो कश्मीर है उसका अर्थ क्या है, उसका जो हमने जो लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया वो है कश्मीर के लोग, कश्मीर के लोग। जैसे अपन कहते हैं, जैसे अपन कहते हैं इंग्लैंड 4 विकेट से हारा, 4 विकेट से हारा। तो इसका मतलब क्या है, इंग्लैंड का मतलब है इंग्लैंड के खिलाड़ी, इंग्लैंड का मतलब क्या है, इंग्लैंड के जो खिलाड़ी है वो 4 विकेट से हार गए हैं। तो कहने का तात्पर्य होता है कि जब हमें लक्ष्यार्थ की प्राप्ति किसी रूढ़ी या परंपरा के आधार पर होती है तो हम क्या करते हैं, उस जगह पर जब कोई भी हमें मान लीजिए लक्ष्यार्थ मिल रहा है और वो लक्ष्यार्थ हमें यदि रूढ़ी या परंपरा के आधार पर मिल रहा है तो वहां पर रूढ़ी लक्षणा होती है। इसमें एक नोट आता है, इसकी पहचान करने का एक तरीका और भी है कि इसके अंदर क्या होता है, मुहावरे प्रयुक्त होते हैं।
मुहावरे प्रयुक्त होते हैं। तो ये इसकी पहचान हो गई कि आपको यदि किसी भी वाक्य के अंदर अगर मुहावरे प्रयुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है वहां पर रूढ़ि लक्षणा आएगी। क्या आएगी? रूढ़ि लक्षणा। जैसे अपन कहते हैं ना, ये जैसे वह हवा से बातें कर रहा है, तो हवा से बातें करना ये मुहावरा है। इसका मतलब है तेज बोलना। इसका मतलब क्या है? तेज बोलना। तो यहां पर क्या होगी? यहां रूढ़ि लक्षणा होगी। क्या होगी? रूढ़ि लक्षणा। अपन दूसरी बात करते हैं। ये तो ये हो गई रूढ़ि लक्षणा की बात हुई। अब लक्षणा शब्द शक्ति का दूसरा भेद क्या है? लक्षणा का दूसरा भेद है प्रयोजनवती लक्षण। ये इसका दूसरा भेद है। अब देखो इसकी परिभाषा। अब इस प्रयोजनवती लक्षणा का भेद देखिए, इसको मैं आपको भी समझाता हूं। प्रयोजनवती लक्षण, प्रयोजनवती लक्षण देखिए, जब लक्ष्यार्थ की प्राप्ति, जब लक्ष्यार्थ की प्राप्ति शब्द के प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब क्या है? उद्देश्य। जब लक्ष्यार्थ की प्राप्ति शब्द के प्रयोजन या उद्देश्य के कारण प्राप्त, जब लक्ष्यार्थ की प्राप्ति शब्द के प्रयोजन या उद्देश्य के कारण होती है तो वह प्रयोजनवती लक्षणा होती है। प्रयोजन का मतलब क्या होता है? प्रयोजन का मतलब है उद्देश्य। प्रयोजन का मतलब उद्देश्य। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक चीज होती है, इसमें वक्ता के कहने के तात्पर्य को महत्व दिया जाता है शब्द को नहीं। इसमें क्या होता है? वक्ता के, ये अपने को यहां पे नोट डालेंगे, इसमें वक्ता के कहने के तात्पर्य को महत्व दिया जाता है, शब्द को नहीं। उसका तात्पर्य क्या है? वहां उस शब्द को प्रयोग में लेने का क्या तात्पर्य है, वो क्या कहना चाहता है, वो उस तात्पर्य को महत्व दिया जाता है, क्योंकि वो तात्पर्य ही उस शब्द के अर्थ की प्राप्ति कराएगा। जब हम उस तात्पर्य को समझ जाएंगे तभी उस शब्द का हमें सटीक अर्थ मिल पाएगा। यदि हमने तात्पर्य को नहीं समझा तो हमें शब्द का सटीक अर्थ नहीं मिलेगा। तो अब इसमें क्या होता है कि वक्ता के कहने के तात्पर्य को महत्व दिया जाता है, शब्द को नहीं। देखो प्रयोजनवती में क्या होता है? जैसे आता है, हम तो गंगा वासी हैं। अब देखो, हम तो गंगा वासी हैं। तो अब यहां पर जो गंगावासी शब्द आया है, ये गंगावासी जो शब्द है, तो इसमें कह दिया कि हम तो गंगावासी हैं। तो यहां पर जो गंगावासी शब्द आया है, इसका मतलब क्या है? गंगा की तरह पवित्र। गंगा की तरह पवित्र। गंगा की तरह पवित्र होने के कारण यहां पर ये शब्द प्रयुक्त हुआ है, गंगावासी। कहते हैं ना, हम तो गंगावासी हैं, चाहे हम गंगा के निवासी नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गंगा के निवासी हैं। इसका मतलब क्या है? हम गंगावासी मतलब पवित्रता से है, कि गंगा की तरह हम पवित्र हैं, इसलिए हमने कह दिया हम गंगावासी। तो कहने का भाव अपने को समझ में आना चाहिए। यहां पर जो गंगावासी शब्द है,
जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वो गंगावासी का मतलब क्या लेना चाह रहा है, उसका तात्पर्य क्या है, गंगा की तरह पवित्र। इसलिए अपने कहा कि हमको गंगावासी। जैसे उसने कहा उसका मन पत्थर की तरह, उसका मन पत्थर है, ये कहते हैं उसको, उसका मन पत्थर है। अब मन पत्थर थोड़ी है, यहां पर जो पत्थर है, ये पत्थर शब्द, ये जो पत्थर शब्द है, यहां पर वक्ता जो है उसके कहने का तात्पर्य क्या है, उसका कहने का तात्पर्य है ये पत्थर शब्द किसके लिए आया है, कठोरता के लिए। किसके लिए आया है, कठोरता। इसका मतलब क्या है, उसका मन कठोर है, इसलिए क्या कह दिया, उसका मन पत्थर। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो शब्द है इसका क्या है, एक विशेष प्रयोजन है। ये जो गंगावासी शब्द है इसका भी अपना एक विशेष प्रयोजन है। तो अभी मैंने आपको यहां पर शब्द शक्ति के आपको मैंने दो भेद समझाए। अब मैं आपको दोबारा से जो मैंने अभी अपना जो टॉपिक आपको जो मैं समझा रहा हूं, जिस टॉपिक की मैं आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूं, उसके बारे में मैं आपको और एक बार दोबारा से उसका जो है दोहरान मैं आपको कर देता हूं। देखो, सबसे पहले आता है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति यानी शब्द में निहित जो अर्थ होता है उसे पहचान कराने वाली शक्ति को अपन कहते हैं शब्द शक्ति। क्योंकि कोई भी शब्द होता है तो जब वो शब्द अर्थ से युक्त होता है तो हमें अर्थ की जो प्राप्ति होती है वो किसी न किसी माध्यम से होती है, और उस माध्यम को ही हम क्या कहते हैं, उस माध्यम को ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर हम शब्दों को तीन भागों में वर्णित करते हैं। शब्द के तीन प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। एक होता है वाचक, दूसरा होता है लक्षक और तीसरा होता है व्यंजक। वाचक क्या है? वाचक का मतलब क्या है? वाचक होता है कि जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का हमें सीधा अर्थ प्राप्त हो जाए, उसका हमें प्रचलित अर्थ मिले, उसका हमें सांकेतिक अर्थ मिले, तो उसको हम कहते हैं मुख्यार्थ, उसको कहते हैं वाच्यार्थ, उसे कहते हैं वाचक। और दूसरा आता है लक्षक। लक्षक क्या होता है? लक्षक होता है कि जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का हमें सीधा अर्थ प्राप्त नहीं हो, जब हमें मुख्यार्थ में बाधा हो, उसका सांकेतिक अर्थ नहीं मिल रहा हो, तो हम क्या करते हैं, हम उस शब्द विशेष के लक्षण पर जोर देते हैं, उसके लक्षण को ढूंढते हैं और लक्षण के आधार पर मिलने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं, उसे लक्षक कहते हैं। तीसरी बात आती है व्यंजक। जब वक्ता द्वारा बोले गए शब्द का हमें ना तो मुख्यार्थ मिले ना हमें लक्ष्यार्थ मिले, यानी ना तो हमें वो बात सीधे तौर पर समझ में आ रही है, ना हमें लक्षण के आधार पर वो बात पकड़ में आ रही है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अनुमान लगा रहे हैं, अपने आइडिया बना रहे हैं, अपने जो है अपने कल्पनाओं को विस्तार दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह होता है कि जब कल्पना के आधार पर कोई विशिष्ट अर्थ या अन्य अर्थ की जब हम क्या प्राप्ति करते हैं तो उसको व्यंजक कहते हैं, और व्यंजक से जो निकलने वाला अर्थ होता है उसको व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो जो है विद्यार्थियों, शब्द विभाजन के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अब बात आती है शब्द शक्ति के प्रकारों की। शब्द शक्ति इस शब्द विभाजन और अर्थ की दृष्टि से शब्द शक्ति तीन प्रकार की। एक हो गई अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी हुई लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी हुई व्यंजना शब्द शक्ति। बात करते हैं पर अभिधा शब्द शक्ति की। अभिधा जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द को सुन करके हमें मुख्यार्थ की, प्रचलित अर्थ की या सांकेतिक अर्थ की प्राप्ति होती है, तो इस अर्थ को प्राप्त कराने वाली शक्ति को
अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और दूसरी बात मैंने आपको बताई लक्षण, यानी अभिधा में क्या होता है, अभिधा में वक्ता के द्वारा जैसा कहा जाता है वैसा ही ग्रहण होता है। जब हमें कोई साधारण तौर पर बात कही जाए तो वो साधारण तौर पर कही गई बात किसके अंदर आती है, वो अभिधा के अंतर्गत आती है। दूसरी बात अपन करें लक्षणा की, कि जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द को सुन करके हमें मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है तो हम क्या करते हैं, हम उस शब्द विशेष के लक्षण के आधार पर जो अर्थ ग्रहण करते हैं उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं। और इस लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। लक्षणा में क्या होता है, लक्षणा में ये स्थिति होती है कि वक्ता के कहने का तात्पर्य समझा जाता है शब्द का प्रयोग। शब्द का इसका महत्व नहीं है, उसके कहने के तात्पर्य का महत्व है कि वो कहना क्या चाहता है, वो क्या हमें समझाना चाहता है, वो चीज हमें पकड़नी होती है लक्षणा के अंदर। मैंने आपको बताया कि लक्ष्यार्थ की जो प्राप्ति होती है वो दो प्रकार से होती है। एक तो लक्ष्यार्थ हमें मिलता है रूढ़ि के आधार पर और दूसरा हमें लक्ष्यार्थ मिलता है प्रयोजन के आधार पर। तो जो रूढ़ि के आधार पर जो शब्द की प्राप्ति, जो अर्थ की प्राप्ति होती है, रूढ़ि मीन्स परंपरा, कि जब हमें लक्ष्यार्थ की प्राप्ति किसी रूढ़ि या परंपरा के आधार पर होती है तो वहां पर रूढ़ि लक्षणा शक्ति होती है। और इसकी पहचान मैंने आपको बताई कि इसकी पहचान का तरीका है कि इसके अंदर मुख्यतः रूढ़ि लक्षणा में मुहावरे प्रयुक्त होते हैं और जहां मुहावरे प्रयुक्त हो जाएं वहां पर अपने को रूढ़ि लक्षणा करनी होगी। दूसरी अपन ने बात करी प्रयोजनमती लक्षणा की। प्रयोजन मतलब उद्देश्य, कि वक्ता जो अपने वाक्य के अंदर शब्द को प्रयोग में ले रहा है उसका प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से उसने शब्द को प्रयोग में लिया है, उसको प्रयुक्त किया है। तो जब हमें लक्ष्यार्थ की प्राप्ति किसी जो है शब्द के प्रयोजन से या उद्देश्य से प्राप्त होती है तो उसको प्रयोजनमती लक्षणा कहते हैं। तो ये अब आपकी तीसरी जो स्थिति है, आप क्योंकि अभी आपको इसमें अगर कोई भी आपको समस्या आती है, कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो उसके लिए आप पुनः इस जो मैंने आपको टॉपिक समझाया है इसको आप जो है अच्छी तरह से समझें, इसको पढ़ें और फिर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। अभी देखना तीसरा इसमें जो मैंने आपको बताया कि अभिधा हो गई, लक्षणा हो गई। अब तीसरा इसमें जो आता है वो आती है व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए जब तक अपन इन चीजों को, ये तो अभी मैंने आपको इनकी परिभाषाओं से, इनके लक्षणों से मैं आपको अवगत करा रहा हूं। इसको अपने को जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब तक हम इसके अंतर्गत, जब तक हम अब इसे जो है इसकी जो उदाहरण है, जब तक हम उन उदाहरणों से इस चीज को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये चीज अपने को क्लियर नहीं होगी। क्योंकि मैंने अभी आप जैसे अभी पढ़ाते समय मैंने बताया कि बोर्ड के अंदर विशेष तौर पर क्या करते हैं कि वो आपको एक या दो उदाहरण देते हैं और उदाहरण देकर के वो आपसे पहचान करवाते हैं। वो आपसे क्लियर कहेगा कि निम्नलिखित वाक्य के अंतर्गत शब्द शक्ति को पहचानते हुए उसकी परिभाषा दीजिए। तो पहचान अपन तभी कर पाएंगे जब अपन ज्यादा से ज्यादा उसके जो है उदाहरणों को जानेंगे। आप जो भी इसकी जितने भी अपन जैसे इसके ज्यादा से ज्यादा जब उदाहरणों से परिचित होंगे तभी अपन इसकी पहचान में सफल हो पाएंगे। तो अपने को पहचान करने का सीधा तरीका यही है कि अपन इनके उदाहरणों से परिचित हों ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि जब अपन किताबों को पढ़ेंगे तो किताबों को पढ़ते समय भी हम आपको जैसे जब भी जो है टेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे, आपको पुस्तकें पढ़ाएंगे तो उसके अंतर्गत भी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर ये शब्द शक्ति प्रयोग में हो रही है, इस शब्द शक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है,
वो पद्य में भी, क्योंकि ये शब्द शक्ति क्या है, ये दैनिक जीवन की आवश्यकता है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली स्थिति है ये। शब्द शक्ति का प्रयोग गद्य में भी होता है, शब्द शक्ति का प्रयोग पद्य में भी होता है। अपन अपने आम जो दैनिक दिनचर्या है उसमें भी अपन अपनी शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जब अपना पेपर होता है, बोर्ड का ही चाहे पेपर क्यों ना ले लें हम, अपन जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पहुंचते हैं और जैसे अपने पास में पेपर आता है, तो पेपर जैसे अपने पास आता है 15 मिनट उसके लिए अपने को पढ़ने के लिए दी जाती है। तो जब अपन उस पेपर को पढ़ते हैं तो अपना चिंतन मनन उस समय चल रहा होता है। तो पेपर को पढ़ते समय पेपर को पढ़ लिया अपन ने, अब जब उसको अपन जो है पेपर को हल करने लगते हैं तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हम कौन से प्रश्नों को पहले अटेम्प्ट करते हैं, जिन पर हमारी अच्छी कमांड होती है, जिसका हमें अच्छा जवाब हमारे पास तैयार होता है। यानी जो चीज आपको सीधे तौर पर समझ में आ रही है, हम पहले उन प्रश्नों को करते हैं। तो जो चीज आपको सीधे तौर पर समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो चीज क्या है, वो है अभिधा। क्या है वो, अभिधा। अब उसके बाद हमने उन प्रश्नों को हल कर लिया। अब उन प्रश्नों को हल करने के बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेज पर, हम सेकंड स्टेज पर हम उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं जिनका हमें जवाब जो है कुछ आता है, कुछ हम उसमें जोड़ तोड़ के नीति अपनाते हैं। तो हम जब उन प्रश्नों को, यानी 100% उसका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उसको जो है पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें जोड़ तोड़ की नीति अपनाते हैं, उस पर अपना दिमाग लगाते हैं, उसके लक्षण के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, कि उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम कौन सी शब्द शक्ति प्रयोग में ले रहे हैं, हम उसके अंदर लक्षणा शब्द शक्ति प्रयोग में ले रहे हैं। हमारे 2-5 जो है क्वेश्चन से लास्ट में ऐसे बच जाते हैं जिनका हमारे पास जवाब नहीं होता है, 2, 1, 2, 4 जो भी है, सबकी अपनी अपनी तैयारी के हिसाब से है। तो लास्ट में जो 2-3 प्रश्न आपके पास बच गए, अब छोड़ना तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में एक पेपर को छोड़ना तो नहीं है, अब हम उनके अंदर क्या करते हैं, हम उनके अंदर अब क्या की, क्योंकि ना तो हमको मुख्यार्थ मिल रहा है ना हमको लक्ष्यार्थ मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, उनमें किसी अन्य अर्थ की कल्पना में डूब जाते हैं, उसका विशिष्ट अर्थ निकालते हैं, हम उसके अंदर दूर दराज की बातों को शामिल करते हुए उसका जवाब तैयार करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें व्यंजना शब्द शक्ति प्रयोग में ले रहे। तो ये मैंने आज आपको जो है शब्द शक्ति के 2 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट आपको मैं जो है इसकी व्यंजना शब्द शक्ति आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।